हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार 12वीं भौतिकी के चैप्टर 10 अध्याय 10 तरंग प्रकाश की का भाग 1 पार्ट 1 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, जो विशेषकर पूरे देश के विभिन्न राज्यों के बोर्डों में हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। और विभिन्न बोर्डों की 12वीं की परीक्षाएं काफ़ी निकट हैं। इसको देखते हुए मेरा यह प्रयास है कि परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसे शामिल किया जाए ताकि परीक्षा में आप सभी विद्यार्थियों को लाभ हो सके। तो इस पहले भाग 1 में तरंग प्रकाश की अध्याय 10 12वीं भौतिकी में जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वे टॉपिक्स हैं तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत एवं हाइगेंस का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना, जो कि बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न राज्यों के 12वीं के बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी तथा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी। जैसे कि तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, या हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत क्या है। तो ये सभी शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, 2 अंक में, 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। जैसे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करना। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियमों, मैं यहाँ दोनों करूँगा, लेकिन बोर्ड से एग्जाम में किसी एक नियम के बारे में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का उपयोग कर या तो परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें या अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें, ऐसा पूछा जाता है प्रायः। तो सबसे पहले इसमें तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला प्रकाश तरंग के रूप में ईथर नामक काल्पनिक माध्यम से होकर गमन करता है। तब जब प्रकाश तरंगें ईथर माध्यम से होकर गमन करेंगी तो माध्यम के कण भी कंपित होंगे। तो किसी प्रकाश स्रोत से के चारों ओर समान दूरी पर कंपन करने वाले ईथर कणों का जो बिंदु पथ होगा, रास्ता, जिस पथ पर माध्यम के कण प्रकाश तरंगों के या प्रकाश तरंगिकाओं के गमन के कारण कंपन करते हैं, तो समांगी माध्यम में जब सब कुछ समान हो, ताप दाब इत्यादि समान हो, तो समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का, माध्यम के कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। और ऐसा माध्यम के कणों का कंपन प्रकाश तरंगों के माध्यम से होकर गमन के कारण, प्रकाश तरंग के या तरंगिकाओं के माध्यम से होकर गमन करने के कारण संभव होता है। तो तरंगाग्र की परिभाषा आप लिख लें। समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम,
माने हर कुछ समान हो, ताप दाब इत्यादि समान हो, घनत्व समान हो, समांगी माध्यम में समान कला में, समान कला का मतलब स्थिति से, कला मतलब स्थिति से, कला से का मतलब है सेंस से, स्थिति से बोध होता है, स्थिति का, पोजीशन का। और कला को कोण या समय के रूप में व्यक्त किया जाता है, एंगल या टाइम के रूप में। तो समांगी माध्यम में समान कला में, समान कला में, समान कला माने समान स्थिति, समान पोजीशन, समान लोकेशन। किसी सोर्स से अगर बराबर दूरी पर प्रकाश, बराबर दूरी पर चारों तरफ कंपन करने वाले ईथर कणों, माध्यम के कणों का जैसे जो बिंदु पथ होगा वो गोलाकार हो जाएगा, तो वह गोलाकार तरंग होगा। तो समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं अगर माध्यम समांगी है, क्योंकि जहां जहां भी प्रकाश तरंगें पहुंचेंगी तो वहां पर माध्यम के कण कंपित हो जाएंगे। तो माध्यम के कणों का कंपन समान कला में, समांगी माध्यम में कंपन करने वाले, समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का जो बिंदु पथ होगा, रास्ता होगा, पाथ होगा, उसे हम तरंगाग्र कहा जाता है। समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले या कंपन करने वाले कणों का, ईथर कणों का या माध्यम के कणों का करने वाले कणों का, ईथर कणों का बिंदु पथ, लोकस, बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये तरंगाग्र का डिफिनीशन हो गया। समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले ईथर कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। ईथर कणों माने माध्यम के कण। तो हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है न्यूटन का तरंग सिद्धांत के अनुसार। न्यूटन का कणिका सिद्धांत हाइगन का सिद्धांत से पहले आया था, तो उसमें उसके अनुसार प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है और कणिकाओं के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे असंख्य कणों के रूप में, जिसे कणिकाएं कहा जाता है, कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। तो उसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन हाइगन्स का तरंग सिद्धांत के आधार के अनुसार प्रकाश जब भी गमन करेगा, प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होकर, तो तरंग के रूप में गमन करेगा और प्रकाश गमन करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। और पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने ईथर नामक छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे कणों के मेल से बना हुआ माना, जो कि वास्तव में काल्पनिक माध्यम है। आज तक ब्रह्मांड में ईथर कणों की उपस्थिति का पता आज तक नहीं चल सका, जबकि कितने वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयोग किए, लेकिन सभी नकारात्मक रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट पर पहुंचे। मतलब ईथर कणों की उपस्थिति ब्रह्मांड में है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। अब तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? तो तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र के प्रकार, और 3 प्रकार में पहला तरंगाग्र होगा जो होता है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और गोलीय तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत के कारण होता है। अगर प्रकाश स्रोत बिंदुवत है, पॉइंट रूप में है, एक बिंदु के रूप में है, तो उससे उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें समान समय में समान दूरी तय करती हैं। और जब समान समय में प्रकाश स्रोत से उत्पन्न, बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंगें समान दूरी में तय करेंगी, तो जहाँ जहाँ भी प्रकाश तरंगें पहुँचेंगी वहाँ ईथर कणों को कंपित करेंगी। तो उन ईथर कणों का समान कला में कंपन करने वाला समांगी माध्यम में ईथर कणों का जो बिंदु पथ होगा वह निश्चित रूप से गोलाकार होगा। गोले के पृष्ठ पर, गोले के सतह पर माध्यम के कण कंपित करेंगे, कंपित होंगे, कंपायमान होंगे। तो उस कला को, गोले के पृष्ठ को, चूंकि माध्यम के कणों का जो कंपन होगा उस स्थिति में बिंदु स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के कारण, तो वह बिंदु पथ स्फेयर होगा, गोला होगा, गोलाकार होगा, गोला का पृष्ठ होगा। अतः वैसे तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। और एक चीज और, तरंगाग्र जो होती है, तरंगाग्र
वह प्रकाश किरणों के अभिलंबवत होती है। तो प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वह तरंगाग्र के लंबवत गमन करती हैं, या तरंगाग्र जिस दिशा में आगे बढ़ता है उस दिशा को तरंगाग्र जिस दिशा में आगे बढ़ता है उस दिशा को प्रकाश किरण उस दिशा में प्रकाश किरण गमन करती है। तो तरंगाग्र के लंबवत दिशा में प्रकाश किरण गमन करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। तो बिंदु स्रोत से उत्पन्न जो तरंगाग्र होगा उसको गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा, क्योंकि वह उस स्थिति में माध्यम के कण गोले के पृष्ठ पर कंपनमाय होंगे, कंपन करेंगे, तो इसलिए उसे गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा। तो बिंदु स्रोत के कारण तो गोलीय तरंगाग्र होगा। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को किसी बिंदु प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किसी बिंदु स्रोत के कारण बिंदु स्रोत सपोज किया जाता है एस के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। उत्पन्न तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। और स्पष्ट है कि गोलीय तरंगाग्र है तो यहाँ पर माध्यम के कणों का बिंदु पथ गोला होगा, स्फीयर होगा, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश जो गमन करेंगी समान समय में समान दूरी तय करेंगी। देखिए समान समय में समान दूरी, चारों तरफ समान समय में समान दूरी तय करेगी। तो इसके कारण जो बिंदु पर प्राप्त होगा, जो भी ईथर कण जहाँ प्रकाश तरंगें पहुँचेंगी वहाँ कंपित होंगे और उनका जो लोकस होगा वो गोले के पृष्ठ पर होगा, बिंदु पथ होगा तो गोले के पृष्ठ पर होगा। देखिए इस ढंग से ये गोला स्फीयर सभी तरंगों को तरंगिकाएँ जहाँ पहुँची हैं वहाँ ईथर के कण कंपित होंगे, तो उनका जो लोकस होगा, रास्ता बिंदु पथ होगा, तो वह इस गोले के पृष्ठ पर होगा। इसलिए वैसे तरंगाग्र को हम गोलीय तरंगाग्र कहेंगे, उसे गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। इस प्रकार गोलीय तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र को मैंने रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया इस चित्र में। ये गोलीय तरंगाग्र है, देखिए ये गोलीय तरंगाग्र, यहाँ बिंदु स्रोत है और ये जो तरंगाग्र है ये गोलीय तरंगाग्र हो गया। गोला के केंद्र पर यहाँ पर बिंदु स्रोत होगा और उससे चारों तरफ जो गोले की पृष्ठ होगी उसकी दूरी, गोलीय पृष्ठ की दूरी चारों तरफ समान होगी, तो इसलिए इसे गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा। इसलिए जो भी ईथर कण होंगे वह समान कला में इस गोले के पृष्ठ पर कंपित करेंगे समान कलाओं में, तो इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाएगा। अब दूसरे प्रकार का तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और बेलनाकार तरंगाग्र तब उत्पन्न होता है जब प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत हो, जैसे कि रेखा छिद्र, और उसको प्रकाश से प्रकाशित किया जाए, तो उसके कारण जो तरंगाग्र होगा वह बेलनाकार होगा, क्योंकि उसमें माध्यम के कण बेलन के पृष्ठ पर कंपित होंगे, अतः इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाता है। तो नंबर 2 आप लोग लिखें, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बेलनाकार तरंगाग्र। और बेलनाकार तरंगाग्र होगा जब प्रकाश स्रोत रेखीय प्रकाश स्रोत, जैसे कि रेखा छिद्र है, तो रेखीय प्रकाश स्रोत जैसे रेखा छिद्र, रेखीय प्रकाश स्रोत, जैसे रेखा छिद्र के कारण या रेखीय प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के कारण
समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है। रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है। आप लोग लिखें, रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है, जो कि बेलनाकार आकृति का होगा। चूंकि माध्यम के कण किसी बेलन के बेलनाकार पृष्ठ पर कंपित होंगे, इसके कारण इसका नाम बेलनाकार तरंगाग्र है। अब देखें, इसमें कोई रेखीय स्रोत है, ओ डैश। अब इससे उत्पन्न प्रकाश तरंगिकाएं दोनों ओर, इस स्रोत के दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, समान समय में समान दूरी तय करेंगी। बाएं साइड में भी, बाईं ओर भी तथा दाईं ओर भी। अब इसके गोलीय पृष्ठों को, तरंगिकाओं के गोलीय पृष्ठ जहां पर कि माध्यम के कण उपस्थित हैं, कंपन कर रहे हैं, तो उसको पृष्ठ स्पर्श करने वाला जो पृष्ठ होगा, इन्वेलप होगा, सतह होगा, उसके कारण उस सतह बेलनाकार पृष्ठ हो जाएगा, बेलनाकार सतह होगा, अतः इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाएगा। देखिए, बेलन की आकृति बन गई, अतः इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहा जाएगा। देखिए, बेलनाकार तरंगाग्र फॉर्म हो गया, बेलनाकार तरंगाग्र उत्पन्न हो गया, जो कि रेखीय स्रोत है, प्रकाश स्रोत ओ डैश, उसके कारण उत्पन्न हुआ। क्योंकि माध्यम के कण यहाँ बेलनाकार पृष्ठ पर, इस बेलन के पृष्ठ पर समांगी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो इसलिए ये बेलनाकार तरंगाग्र इस फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरे टाइप का जो तरंगाग्र है उसे समतल तरंगाग्र कहा जाता है। अब अगर प्रकाश स्रोत जैसे कि बिंदुवत स्रोत है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के कारण, बिंदुवत स्रोत के कारण, बिंदु स्रोत के कारण तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, लेकिन परिमित दूरी में, परिमित फाइनाइट डिस्टेंस में, जब डिस्टेंस कम हो तब। लेकिन वही डिस्टेंस अनंत हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो गोलाकार तरंगाग्र है उसकी वक्त त्रिज्या काफ़ी अधिक होगी, और उस एक बड़े आकार का गोलीय पृष्ठ का छोटा भाग, स्मॉल पार्ट, वह समतल होगा, प्लेन होता है, तो इसलिए इसे समतल तरंगाग्र कहा जाएगा। जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो तो उससे, जैसे कि सूर्य है, सन है, यहाँ से काफ़ी अधिक दूरी पर है, तो उसे अनंत दूरी पर माना जाएगा सूर्य को। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगों या तरंगिकाओं के कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा उसे हम समतल तरंगाग्र कहेंगे। तो ये समतल तरंगाग्र हो गया, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट इसे अंग्रेजी में कहा जाएगा। और ये, जैसा कि मैंने बतलाया, ये तो बेलनाकार तरंगाग्र है। अनंत दूरी पर स्थित, अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, जैसे कि सूर्य है, जैसे सूर्य, तो उसके कारण, अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत के कारण, प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, प्रकाश स्रोत जैसे ब्रैकेट में सूर्य के कारण उत्पन्न तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। कारण उत्पन्न तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहा जाता है। और इसमें तरंगाग्र का रूप जो होगा प्लेन हो जाएगा। देखिए, एकदम समतल, प्लेन, पैरेलल, ये प्लेन रेखा है, समतल रेखाएं समतल तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रही हैं। जो प्रकाश की गमन की दिशा, जिसे किरण कहा जाता है, तरंगाग्र के लंबवत दिशा में प्रकाश, जो प्रकाश गमन करेगा उसको किरण कहा जाता है, रे कहा जाता है। तो प्रकाश किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकाश किरणें, ये प्रकाश गमन की दिशा है, ये डॉटेड से दिखाया गया है। ये प्रकाश किरण है, किरणें हैं एक दूसरे के समानांतर, जो समतल तरंगाग्र है। देखिए, एकदम प्लेन है ये। उदक दिशा में मोटे लाइन से ये मोटे लकीरों से समतल तरंगाग्र को दर्शाया गया है, जबकि बिंदुवत रेखाओं द्वारा डॉटेड लाइन से किरण को दर्शाया गया है, मतलब प्रकाश किरण की दिशा को दिखाया गया है। ये बिंदुवत रेखाओं द्वारा प्रकाश किरण को दिखाया गया है, जो कि तरंगाग्र के लंबवत है। इस प्रकार समतल तरंगाग्र को इस फिगर में, इस तीसरे फिगर में दर्शाया गया है। ये बेलनाकार तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र। पहले फिगर में, चित्र में मैंने बतलाया था गोलीय तरंगाग्र को के बारे में। तो इस प्रकार
और उसको रिप्रेजेंट किया था चित्र 1 में, गोलीय तरंगाग्र को निरूपित किया था। इस प्रकार तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा समतल तरंगाग्र। अब हाइगेंस का सिद्धांत, इसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस जैसा कार्य करता है, जो द्वितीयक तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है। हाइगेंस का सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है तथा द्वितीयक स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगिकाएं उतने ही चाल से ईथर माध्यम में गमन करती हैं जितने चाल से प्राथमिक स्रोत, अगर किसी प्राथमिक स्रोत को एस सपोज किया जाए, माना जाए, तो जितनी चाल से प्राथमिक स्रोत एस से उत्पन्न प्रकाश तरंगें गमन करेंगी ईथर माध्यम में या किसी माध्यम में, उतनी ही चाल से तरंगाग्र, अब अगर किसी समय तरंगाग्र की स्थिति को ए बी माना जाए टी समय पर, तो इसका प्रत्येक बिंदु कहीं भी, जैसे ए बिंदु लिया जाए, बी बिंदु लिया जाए, इस तरंगाग्र पर स्थित है, सी बिंदु लिया जाए, डी बिंदु लिया जाए, ई बिंदु लिया जाए, और अनेक बिंदु हो सकते हैं, एफ जी एच जो भी है। यहाँ मैंने 5 बिंदुओं को दर्शाया है तरंगाग्र ए बी पर। ए बी तरंगाग्र की स्थिति है टी समय पर, किसी समय टी पर। इसे टी इक्वल टू 0 पर भी, इस स्थिति में टी इक्वल टू 0 पर भी प्रारंभ में भी तरंगाग्र की स्थिति को समझा जा सकता है, टी इक्वल टू 0 पर भी। लेकिन यहाँ हमने टी समय पर तरंगाग्र की जो किसी समय स्थिति है टी समय पर ए बी है, और यह गोलीय चाप के रूप में है, चूँकि निश्चित रूप से ये बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत इससे उत्पन्न हुई है, बिंदु स्रोत से। इसके कारण जो तरंगाग्र होगा, यहाँ से बिंदु स्रोत से चारों तरफ प्रकाश तरंगें गमन करेंगी, चारों दिशाओं में, और समान समय में समान दूरी तय करेगी। तो उनका जो बिंदु पथ होगा, जो भी प्रकाश तरंगें जहाँ पहुँचेंगी वहाँ के ईथर कण कंपित होंगे, माध्यम के कण कंपित होंगे, और समान कला में कंपन करने वाले ईथर कणों का समांगी माध्यम में बिंदु पथ को तरंगाग्र कहा जाता है। तो जैसा कि तरंगाग्र के प्रकार में मैंने बतलाया कि बिंदु स्रोत के कारण जो उत्पन्न तरंगाग्र होगा वह गोलीय तरंगाग्र होगा। तो किसी समय टी पर यह तरंगाग्र की स्थिति है ए बी, और इसके विभिन्न बिंदु जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर मैंने ए से लेकर के ई तक के 5 बिंदुओं को दर्शाया है। अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, डी हो, ई हो, वे द्वितीयक स्रोत के समान व्यवहार करते हैं, और वे द्वितीयक तरंगिकाओं का, एक नई तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होते हैं, और उन नई तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं ए से उत्पन्न होकर आगे बढ़ेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं इधर ए से उत्पन्न होकर के इस दिशा में आगे बढ़ेंगी, फिर बी से भी उत्पन्न होकर द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ेंगी, सी से उत्पन्न होकर के भी द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ेगी, उतनी ही चाल से बढ़ेंगी जितना कि प्राथमिक स्रोत एस जो बिंदु स्रोत है, इससे उत्पन्न तरंगिकाएं अगर सी चाल से उत्पन्न हुई हैं, तो तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु, चाहे वह ए हो या बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, प्रत्येक द्वितीयक स्रोत के समान आचरण करेगा, कार्य करेगा, और एक नई तरंगों का प्रत्येक बिंदु स्रोत नई तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होगा। उनसे नई तरंगिकाएं उत्पन्न होगी जिनका नाम द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जा सकता है उन तरंगिकाओं को, और वे तरंगिकाएं उतने ही चाल से आगे बढ़ेंगी जितना कि प्रकाश स्रोत, प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगें। अब देखिए डी बिंदु से, सी बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के माध्यम में गमन करेंगी आगे की ओर, उतनी ही चाल से जितना कि बिंदु स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगिकाएं। और हाइगेंस का सिद्धांत का दूसरा भाग यह कहता है कि किसी समय तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए अब तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु को केंद्र पर स्थित मानकर
अगर प्रकाश की चाल सी है, सी चाल से प्रकाश तरंगें गमन कर रही हैं, तो अब टी समय पर अगर तरंगाग्र की स्थिति है ए बी, जो गोलीय तरंगाग्र है, तो टी प्लस डी टी समय पर जो नई स्थिति होगी डेल्टा टी समय के बाद, टी प्लस डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु को केंद्र पर स्थित मानकर प्रकाश की चाल सी मल्टीप्लाइड बाई टाइम डेल्टा टी, सी इंटू डेल्टा टी, सी गुना डेल्टा टी त्रिज्या का गोला खींचा जाएगा, गोलीय चाप खींचा जाएगा। ये गोला खींचा गया है बहुत सा, ये देखिए गोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बी बिंदु को भी केंद्र मान करके उतना ही त्रिज्या का, प्रत्येक समान त्रिज्या का गोला, सी इंटू डेल्टा टी त्रिज्या का गोला, सी बिंदु से भी सी इंटू डेल्टा टी त्रिज्या का गोला, डी बिंदु से भी सी इंटू डेल्टा टी त्रिज्या का गोला। मतलब प्रकाश की चाल इंटू, अब चूंकि डेल्टा टी समय के बाद हमें तरंगाग्र की नई स्थिति मालूम करनी है, नई स्थिति देखनी है, तो इसलिए प्रकाश की चाल गुने डेल्टा टी त्रिज्या का गोला खींचे जाए, गोले खींचे जाएंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। अब इन गोले के पृष्ठों, इन्वेलप, इन गोले के पृष्ठों को स्पर्श करने वाला जो इन्वेलप होगा, गोलीय पृष्ठों को छूने वाला जो स्पर्श रेखा होगी, इन्वेलप होगा, उसे हम वह ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए डैश बी डैश अब तरंगाग्र की नई स्थिति होगा डेल्टा टी समय के बाद। टी समय पर तरंगाग्र की स्थिति था ए बी, अब टी प्लस डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति कौन होगा, ए डैश बी डैश होगा, जो कि आगे की ओर जो प्रकाश किरणें, यहाँ देखिए प्रकाश किरणें आगे की ओर तरंगाग्र के लंबवत प्रकाश किरणें जो होंगी वो तरंगाग्र के लंबवत होंगी। तो तरंगाग्र जिस दिशा में आगे गमन करेगा उस दिशा में प्रकाश किरणें उसके लंबवत दिशा में, मतलब तरंगाग्र के लंबवत दिशा में प्रकाश, तरंगाग्र जिस दिशा में गमन करेगा वह दिशा प्रकाश किरण की होगी जो कि तरंगाग्र के लंबवत होगी। इसके पहले भी मैंने बतलाया। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति हो गया डेल्टा टी समय के बाद, मतलब टी समय पर स्थिति तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है, तो टी प्लस डेल्टा टी समय के बाद नई स्थिति तरंगाग्र का होगा ए डैश बी डैश। और आगे की दिशा में जो तरंगाग्र गमन कर रहा है, आगे की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इन्वेलप है, फॉरवर्ड इन्वेलप है ए डैश बी डैश, जो स्पर्श रेखा है गोलीय पृष्ठों को, सभी गोले जो खींचे गए हैं तरंगाग्र पर स्थित बिंदुओं को केंद्र पर स्थित मान करके सी इंटू डेल्टा टी त्रिज्या के गोले खींचे गए हैं, और उन गोले के पृष्ठों को स्पर्श कर गुजरने वाली स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, जिसको अंग्रेजी में इन्वेलप कहा जाएगा या टेंजेंट, तो वह तरंगाग्र की नई स्थिति देगा। और हाइगन्स का सिद्धांत हमेशा आगे बढ़ने वाले तरंगाग्र को ही सपोर्ट करता है। और एक और तरंगाग्र है पीछे की ओर ए डबल डैश बी डबल डैश, इन्हीं गोलीय पृष्ठों को स्पर्श करने वाला जो पीछे की ओर जो ए डबल डैश बी डबल डैश, गोले के पीछे की पृष्ठों को स्पर्श करने वाला जो स्पर्श रेखा है, इन्वेलप है ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको हाइगन का सिद्धांत सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए ए डबल डैश बी डबल डैश जो पीछे का तरंगाग्र है वह हाइगन सिद्धांत द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी होगा तो हम आगे का जो आगे गमन करने वाला जो तरंगाग्र होगा ए डैश बी डैश, उसी को असली तरंगाग्र के रूप में मान्यता देना होगा हाइगन्स का सिद्धांत के अनुसार। तो ये तो तरंगाग्र की स्थिति हो गई। नई तरंगाग्र की स्थिति ए डैश बी डैश हो गया। ए बी जो है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु है जो द्वितीयक स्रोत का काम करेगा और उससे भी प्रकाश तरंगें उत्पन्न होकर के उतनी ही चाल से गमन करेंगी जितनी चाल से प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें। अब दूसरी स्थिति में जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित होगा, जैसे कि सूर्य है या अर्थ पर ही अधिक दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें, तो उसके कारण जो जैसे कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर होता है, ज़्यादा दूरी पर ही होता है, तब विवर्तन कराया जाता है प्रकाश का, तो उससे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है। तो उसमें उसका जो तरंगाग्र होगा वह भी समतल तरंगाग्र होगा। तो यहाँ देखिए अनंत दूरी से प्रकाश स्रोत आ रही हैं, तो इसके कारण जो तरंगाग्र की स्थिति किसी समय है टी पर, यहाँ देखें आप टी पर तरंगाग्र की स्थिति है, टी पर तरंगाग्र की स्थिति, जैसा कि यहाँ ए भी था, इसमें गोलीय तरंगाग्र था, यहाँ समतल तरंगाग्र है, टी पर स्थिति है। और फिर अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, जैसे कि ये सपोज किया गया, यहाँ पर बी है, बिंदु है, सी बिंदु है, इसी ढंग से डी हो सकता है। मैंने यहाँ 3 बिंदुओं को दर्शाया है। तरंगाग्र समतल तरंगाग्र है, देखिए ये समतल है, प्लेन है, सीधी रेखा के रूप में है, प्लेन है। तो इस पर भी स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का काम करेगा और इससे भी द्वितीयक तरंगाएं उत्पन्न होकर के माध्यम में आगे की ओर गमन करेंगी। देखिए यहाँ से भी ये गमन कर रही हैं, सी से उत्पन्न होकर के, बी से उत्पन्न होकर के माध्यम उसी चाल से गमन करेंगी जिस चाल से अनंत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें गमन करते हुए पहुंची हैं, सी चाल से
अगर तो सी चाल से ये भी गमन करेंगी तरंगाग्र AB पर, जो कि समतल तरंगाग्र है, जो कि प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर है। और इसके भी प्रत्येक बिंदु इसका भी ए हो चाहे बी सी द्वितीयक स्रोत का कार्य करेगा, उससे भी प्रकाश तरंगिकाएं उत्पन्न होकर, नई तरंगिकाएं उत्पन्न होकर के आगे की ओर माध्यम में गमन करेंगी उतने ही चाल से जितने की प्रकाश स्रोत से उत्पन्न आने वाली प्रकाश तरंगें हैं। तो अब तरंगाग्र की नई स्थिति जानने के लिए प्रत्येक जो बिंदु है तरंगाग्र पर स्थित AB पर, उसको केंद्र जैसे A B C इस सबको गोले का केंद्र मान करके, इसको केंद्र पर स्थित मान करके, अगर त्रिज्या उतना ही प्रकाश की चाल अगर C है, जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है द्वितीयक स्रोत के प्रत्येक बिंदु से, तो अगर प्रकाश की चाल C है और डेल्टा T समय के बाद नई स्थिति मालूम करनी है, T समय पर तो स्थिति है तरंगाग्र की AB, अब T प्लस डेल्टा T समय के बाद नई स्थिति मालूम करनी है, तो प्रकाश की चाल इंटू डेल्टा T त्रिज्या का गोलीय चाप या गोला खींचा जाएगा। देखिए गोला खींचा गया है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, A को केंद्र माना गया है तरंगाग्र पर, B को केंद्र माना गया है, तरंगाग्र पर स्थित दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु C है, उसको भी केंद्र पर स्थित मान करके गोला खींचा गया। सभी गोले उतने ही त्रिज्या के होंगे, C इंटू डेल्टा T, क्योंकि प्रकाश की चाल गुने समय दूरी हो जाएगा, क्योंकि चाल इजकल टू दूरी बटा समय, इसलिए दूरी इजकल टू चाल इंटू समय, तो ये दूरी हो गया C डेल्टा T त्रिज्या का। और अब ये इन गोलों को खींच करके इन गोलों को स्पर्श करने वाला जो स्पर्श रेखा होगी, इन्वेलप होगा A डैश B डैश, ये तरंगाग्र की नई स्थिति होगा जो द्वितीय तरंगाग्र कहलाएगा। द्वितीय तरंगाग्र सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा, जबकि ओरिजिनल वेव फ्रंट AB है। दोनों केस में यहाँ समतल अंतर यही है कि इसमें AB समतल है, अनंत दूरी से प्रकाश स्रोत है, और यहाँ पर जो प्रकाश स्रोत है बिंदु स्रोत परिमित दूरी पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, कम दूरी पर है, तो इससे तरंगाग्र AB गोलीय तरंगाग्र ओरिजिनल जो तरंगाग्र है वह है। और नई स्थिति द्वितीय तरंगाग्र का नई स्थिति A डैश B डैश था, यहाँ भी A डैश B डैश है, लेकिन यहाँ समतल तरंगाग्र के रूप में है। और यहाँ भी पीछे की ओर का इन्वेलप है, गोलीय जो गोला है सभी गोले खींचे गए हैं। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान करके, तो पीछे साइड इन गोलों के पीछे पिछले पृष्ठों को स्पर्श कर गुजरने वाला जो तल है, स्पर्श रेखा है, जिसे अंग्रेजी में इन्वेलप भी कहा जाता है या टेंजेंट, तो वह बैकवर्ड वेव फ्रंट होगा, पीछे वाला वेव फ्रंट होगा, जिसे हाइगन्स का सिद्धांत सपोर्ट नहीं करता है, जैसा कि इसमें चित्र 1 में भी गोलीय तरंगाग्र की स्थिति में मैंने बतलाया था। तो इस प्रकार इसे ही हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं, जो कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वेव फ्रंट का। अगर वेव फ्रंट पहले पूर्व के वेव फ्रंट की स्थिति मालूम है AB का, तो वेव फ्रंट की नई स्थिति को हम इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यामितीय। तो ये ज्यामितीय विधि है, एक तरह से हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत एक ज्यामितीय विधि है, जिसके द्वारा हम तरंगाग्र की किसी समय नई स्थिति मालूम कर सकते हैं। अगर जैसे कि T प्लस डेल्टा T पर तरंगाग्र की स्थिति A डैश B डैश मालूम किया गया, यदि तरंगाग्र की पहले की स्थिति किसी समय पहले की स्थिति मान लिया कि T समय पर तरंगाग्र की स्थिति था यहाँ पर AB, दोनों फिगर में चित्र 1 एवं चित्र 2 में, तो पुरानी स्थिति मालूम है तरंगाग्र की, तो नई स्थिति भी जिस ज्यामितीय विधि से मालूम किया जाता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को ज्ञात किया जाता है, उसे हम हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत कहते हैं। तो इसे हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत कहा जाएगा। तो अब हाइगन्स का द्वितीय तरंग का सिद्धांत को आप लोग नोट कर लें, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसे अब और स्टेटमेंट को भी बतलाया, लेकिन इसे नोट कर लें आप लोग। तो तरंगाग्र पर स्थित हाइगन का सिद्धांत या हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय स्रोत का काम करता है। मतलब द्वितीय तरंगिकाओं का एक नई तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है। प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का द्वितीय स्रोत का कार्य करता है। क्या मतलब? द्वितीय तरंगिकाओं का नई तरंगिकाएं, जिसे द्वितीय तरंगिकाएं कही जाएंगी, द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र, ऑरिजिन, उद्गम केंद्र होता है, जिनसे उत्पन्न होने वाली द्वितीय तरंगिकाएं, उन द्वितीय स्रोतों से, जो प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है, मतलब द्वितीय स्रोत का कार्य करता है। और ये द्वितीय तरंगिकाएं उतनी ही चाल से गमन करती हैं जितने की प्राथमिक चाल से, प्राथमिक स्रोत S से, कोई प्राथमिक स्रोत अगर परिमित दूरी पर, यहाँ पर दिखाए हैं परिमित दूरी पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर, कम दूरी पर S है, अनंत दूरी पर जो स्रोत है
उसको स्रोत को तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन किरण को दिखाया गया है जो कि तरंगाग्र के लंबवत गुजर रही हैं, गमन कर रही हैं। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है, और वे द्वितीय तरंगिकाएँ जो उतने ही चाल से गमन करती हैं, जितनी चाल से उतने ही वेग या चाल से गमन करती हैं, जितनी चाल से गमन करती हैं, जितनी चाल से प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें, जितनी चाल से प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगें, और किसी समय सपोज करते हैं कि जैसे यहाँ t + डेल्टा t समय पर तो तरंगाग्र की स्थिति है, ओरिजिनल तरंगाग्र की स्थिति है AB है। अब t + डेल्टा t समय के बाद नई स्थिति तरंगाग्र का कौन देगा? जो गोलीय पृष्ठ खींचा गया है प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मान करके, तो उन गोलीय पृष्ठों से गुजरने वाला जो स्पर्श रेखा होगी, वह तरंगाग्र की जो इन्वेलप होगा, स्पर्श रेखा होगी, वे उस नए तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाएंगी। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है, जो उतनी ही चाल से गमन करती हैं, मतलब उद्गम केंद्र से, मतलब द्वितीय स्रोत से प्रकाश तरंगिकाएं उतनी चाल से ही गमन करती हैं जितनी चाल से प्राथमिक स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगिकाएं। और किसी क्षण तरंगाग्र पर स्थित बिंदुओं को केंद्र पर स्थित मानकर खींचे गए गोले, केंद्र पर स्थित मानकर जो गोले खींचे गए हैं, तो उन गोलीय पृष्ठों को स्पर्श करने वाला पर खींचे गए गोलीय पृष्ठों या गोलीय पृष्ठों को स्पर्श कर गुजरने वाली स्पर्श रेखा टेंजेंट उस क्षण, जैसे कि t + डेल्टा t समय पर है, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को बतलाता है, दर्शाएगा। तो मानकर खींचे गए, किसी क्षण तरंगाग्र पर स्थित बिंदुओं को केंद्र पर स्थित मानकर खींचे गए गोलीय पृष्ठों को स्पर्श कर गुजरने वाली स्पर्श रेखा टेंजेंट स्पर्श रेखा उस क्षण, मतलब उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति जो द्वितीय तरंगाग्र होगा उसको दर्शाएगा, तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है या दर्शाएगा। तरंगाग्र की नई स्थिति, जिसे द्वितीय तरंगाग्र कहा जाएगा, नई स्थिति को दर्शाता है। तो इसे हम हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत कहते हैं, मतलब इसे हाइगन्स का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। हाइगन का सिद्धांत या हाइगन का द्वितीय तरंगिका सिद्धांत, जो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र होता है, जो उतनी ही चाल से गमन करती हैं, मतलब द्वितीय तरंगिकाएं। उद्गम केंद्र को द्वितीय स्रोत कहा जाएगा, जो तरंगाग्र पर होगा उसे द्वितीय स्रोत कहा जाएगा। तो उनसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगिकाएं द्वितीय स्रोतों से तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगिकाओं का उद्गम केंद्र अर्थात द्वितीय स्रोत होता है, जो उतनी ही चाल से उनसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगिकाएं उतनी ही चाल से गमन करती हैं, मतलब जो उतनी ही चाल से गमन करती का मतलब है, सेंस है यहाँ द्वितीय तरंगिकाएं का जिक्र किया गया है ऊपर में, तो जो उतनी ही चाल से गमन करती हैं जितनी चाल से प्राथमिक स्रोत एस से उत्पन्न होने वाली प्रकाश तरंगिकाएं।
तो ये हाइगन का सिद्धांत या हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत का पहला भाग हुआ। और दूसरा भाग यह हाइगन का सिद्धांत यह बतलाता है कि किसी क्षण किसी समय तरंगाग्र पर स्थित बिंदुओं, जैसे कि ए बिंदु है, सी बिंदु, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया भी, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु, इन सभी बिंदुओं को केंद्र मान करके प्रकाश की चाल मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जितने टाइम पर आपको तरंगाग्र की नई स्थिति जाननी है, जैसे डेल्टा टी समय के बाद, तो सी इंटू प्रकाश की चाल इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ये जो रेडियस होगा इसका होगा सी इंटू डेल्टा टी, त्रिज्या का गोला खींचा जाएगा। और उन गोलीय चापों को या गोलीय पृष्ठों को, जो गोला खींचा गया तो गोले के पृष्ठों को स्पर्श कर गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है, जैसे कि यहाँ पर डाला गया स्पर्श रेखा खींची गई ए डैश, सभी गोले के पृष्ठों को टच करके गुजरने वाली स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश है। तो ये तरंगाग्र की नई स्थिति होगा, जो कि टी प्लस डेल्टा टी समय के बाद तरंगाग्र की नई स्थिति को बतलाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हाइगन का द्वितीय तरंग का सिद्धांत एक ज्यामितीय विधि है, जिसकी सहायता से किसी क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को जाना जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, यदि तरंगाग्र की पहले की स्थिति किसी समय टी पर, जैसे कि ए बी है, पहले की स्थिति वह मालूम हो तो।